नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुलवामा आतंकी हमले की चौथी बरसी आज। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले के शहीदों को किया याद। आतंकी हमले में 40 सैनिक हो गए थे शहीद। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। सत्ताधारी बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर 259 उम्मीदवार मैदान में। अडानी मामले में निवेशकों के हित के लिए समिति बनाने पर केंद्र सहमत। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच समिति बनाने को तैयार। क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित और रेगुलेट कराना एक देश के अधिकार में नहीं। G20 देशों की बैठक में क्रिप्टो पर एक साझा नियम बनाने को लेकर की जाएगी चर्चा। न्यूजीलैंड में भयंकर तूफान से 40,000 घरों की बिजली गुल, सैकड़ों उड़ानें रद्द, आपातकाल की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोट लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में शहीद वीर नायकों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। और बात विधानसभा चुनाव की। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस वामदल गठबंधन के बीच है, लेकिन टीएमसी भी अपनी ताल ठोक रही है। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने जमकर चुनाव प्रचार किया और एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि त्रिपुरा में ऐसा कोई परिवार नहीं जिसे बीजेपी की नीतियों का लाभ नहीं मिला हो। त्रिपुरा में कल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने वफादार सेवक के रूप में इस जगह को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगरतला पूर्वोत्तर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार बन गया है। राज्य की राजधानी जल्द ही एक व्यापार केंद्र बन जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति में विश्वास करती है। वाम मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों दल लोगों के कल्याण की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। साथियों, त्रिपुरा के युवाओं ने, माताओं बहनों ने चंदा और झंडा ये कंपनी वालों को फिर से रेड कार्ड दिखा दिया है। त्रिपुरा के लोगों ने ऐलान कर दिया है, उन्हें सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। साथियों, आज भाजपा के पक्ष में, डबल इंजन सरकार के पक्ष में माहौल इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा के लोगों को विकास आंखों के सामने दिख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पूर्वोत्तर के एक और चुनावी राज्य नागालैंड का दौरा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा और उसके सहयोगी दल नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की संयुक्त रैली में भी शामिल होंगे। इस रैली में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी मौजूद रहने वाले हैं। यही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। गौरतलब है कि 60 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा और एनडीपीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता का। अमरेंद्र,
आज त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला है। तो अंतिम दिन चुनाव प्रचार के कौन कौन से बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने वाले हैं? पृथ्वी में देखिए, आज जो त्रिपुरा का जो चुनावी रण है उसमें ये कुछ घंटे खासे अहम माने जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़े नेता, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय जो प्रचार सूची है उसमें बड़े नेताओं का आगमन त्रिपुरा में नहीं है। एक अलग रणनीति के तहत हर पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन का सहारा लिया है, क्योंकि शाम को 4 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। तो जो ये 60 विधानसभा सीटें हैं उस पर डोर टू डोर कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से, जहां मुख्यमंत्री माणिक शाह को अगरतला, जो राजधानी अगरतला की जो 7 सीटें और नॉर्थ त्रिपुरा की 8 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से बिप्लब देब को भी ईस्ट त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो लोकसभा सांसद रेवती जी हैं और जो प्रतिमा भौमिक केंद्रीय मंत्री हैं और धनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, तो उसके आसपास का एरिया वो कैंपेन के लिए उन्होंने चुना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से लगातार जो मोर्चा संभाले हुए हैं सीताराम येचुरी और वृंदा करात, उनका फोकस जो है ग्रामीण क्षेत्र में है और वो ग्रामीण क्षेत्र में लगातार आज का दिन जो है उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करने का सहारा लिया है। तीसरी पार्टी जो है टिपरा मोथा प्रद्योत विक्रम देव वर्मन की, उस पार्टी के वो अकेले नेता हैं जो कैंपेन कर रहे हैं और लगातार कैंपेन कर रहे हैं। और जो चूंकि ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है, उस पे उसका पकड़ साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में प्रद्योत विक्रम देव वर्मन भी आज जो 20 सीटें हैं ट्राइबल्स की, उन पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन पृथ्वी में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने काफी सारी विधानसभाओं को देखा, आज महज कुछ घंटे बचे हुए हैं, एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और कहा जा सकता है कि यह त्रिकोणीय मुकाबला इस बार हो रहा है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है उनसे हमने कई बार पूछा, उन्होंने कहा कि आज से पहले त्रिपुरा में इस तरह से इलेक्शन के रंग हमने नहीं देखे हैं। चुनावी रंग में जिस तरह से प्रधानमंत्री की 2 सभाएं और केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आए, इसके अलावा कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी पार्टियों ने लगातार चुनाव प्रचार किया। ममता बनर्जी का लगातार दौरा रहा, टीएमसी भी यहां पे चुनावी मैदान में है, अभिषेक बनर्जी लगातार बने हुए त्रिपुरा में। तो एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टिपरा मोथा और आदिवासी 20 सीटें, हर पार्टी ने 20 सीटें रिजर्व रखी हैं आदिवासियों के लिए, जिसमें इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो बीजेपी की अलायंस है। और आज चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार के पश्चात, समाप्त होने के पश्चात 16 तारीख को यहां पर मतदान होगा। आपने जानकारी उपलब्ध करवाई, अपडेट किया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंद्र। और अब बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का समापन हो गया है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई सोमवार को 13 मार्च 2023 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। सत्र के पहले ही दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया और दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा भी हुई। बजट सत्र के बीच की अवधि यानी कि 14 फरवरी से 12 मार्च के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर संबंधित विभाग संबंधी स्थायी समितियां विचार करेंगी। करीब 1 महीने बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। अडानी मामले में केंद्र सरकार विशेषज्ञ समिति गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव से सहमत है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि शेयर बाजार के लिए नियामकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने के प्रस्ताव को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट मामले की सुनवाई कर रहा था। केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि व्यापक हित को देखते हुए वो सीलबंद लिफाफे में समिति के लिए विशेषज्ञों के नाम और उसके कार्यक्षेत्र की जानकारी देना चाहती है। केंद्र सरकार और सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बाजार नियामक और अन्य वैधानिक इकाइयां एडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को नुकसान पहुंचाने और अडानी समूह के शेयरों को कृत्रिम तरीके से गिराने संबंधी 2 PIL की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि 200 से अधिक चैनल्स
तक पहुंच प्रदान करने के लिए टेलीविजन सेट्स में एक अंतर्निहित सैटेलाइट ट्यूनर लगाने के प्रयास लगातार जारी हैं। ये एक ऐसा कदम है जो सेट टॉप बॉक्स को बेमानी बना सकता है। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में अभी तक कोई निर्णय लिया जाना बाकी है। पिछले साल दिसंबर में अनुराग ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा था कि वो टेलीविजन निर्माताओं को औद्योगिक मानक ब्यूरो द्वारा निर्मित उपग्रह ट्यूनर के लिए जारी मानकों को अपनाने के दिशा निर्देश जारी करें। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर और बात करेंगे खेल जगत की और आर्थिक जगत के बड़े समाचारों की। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि वो साइप्रस के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हैं। रविवार को हुए चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस मेले में देश भर से आदिवासी कारीगरों को मोटे अनाज से व्यंजन बनाने की विधि प्रदर्शित करने और मोटे अनाज संबंधी उत्पाद बेचने के लिए आमंत्रित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में एरो इंडिया के 14वें संस्करण के अवसर पर रक्षा मंत्रियों कॉन्क्लेव की मेजबानी करेंगे। इसका आयोजन रक्षा में संवर्धित जुड़ाव यानी स्पीड के माध्यम से साझा समृद्धि विषय किया गया है। हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में देंगे। पुलिस को राष्ट्र के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का रंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में एक औपचारिक समारोह के दौरान राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शहरी नदियों के प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा के लिए पुणे में अपनी तरह की पहली बार होने वाली 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धारा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। धारा रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से आयोजित की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे, जबकि आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर समापन सत्र को संबोधित करेंगे। नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर विदेश सचिव सुप्रीम कोर्ट ने ऐप आधारित टैक्सी कंपनी उबर को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लाइसेंस के अभाव में डिजिटल इंटरमीडियरी सहित कोई भी व्यक्ति एग्रीग्रेटर के रूप में जारी नहीं कर सकता। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल 7 मार्च को आदेश दिया था कि ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी कंपनी वैध लाइसेंस के बिना महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकती और ऐसे सभी एग्रीग्रेटर्स को वैध लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश जारी किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज देश भर के सभी 1.56 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन करेगा। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने और लोगों तक चिकित्सा सेवाएं
पहुंचाने के लिए अब हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। ये स्वास्थ्य मेले देश भर में 1.56 लाख आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र और कल्याण केंद्र पर आयोजित किए जाएंगे। नेपाल की 2 दिवसीय सरकारी यात्रा पर गए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री विमल रॉय पौड्याल के साथ शिष्टाचार मुलाकात की और विदेश सचिव भरत राज पौड्याल के साथ व्यापक बहुमुखी सहयोग पर बातचीत की। रायपुर संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प और कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता और रुचि जागृत करने के लिए विविध पारंपरिक विधाओं पर प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 पर 15 दिवसीय आयोजन आज से हो रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर 28 फरवरी तक चलेगा। प्रशिक्षण शिविर प्रतिदिन शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, सिविल लाइंस, रायपुर में किया जाएगा। और आप नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। न्यूजीलैंड सरकार ने उत्तरी द्वीप में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड के इतिहास में ये तीसरी बार है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अन्य 2 आपातकाल 2019 में क्राइस्टचर्च आतंकी हमले और 2020 में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाए गए थे। चक्रवात ग्रेबियल की वजह से न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है और भूस्खलन भी हुआ है। साथ ही समुद्री लहरें उमड़ रही हैं। न्यूजीलैंड में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 40,000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई है, जबकि सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। Cyclone Gabrielle has had major impacts across most of the North Island. This is a significant disaster with a real threat to the lives of New Zealanders. Today we are expecting to see more rain and high winds. We are through the worst of the storm itself, but we know that we are all facing extensive flooding, slips, damaged roads and infrastructure. तुर्की सीरिया में आए भूकंप से मची तबाही के बीच राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। एक तरफ जहां ऑपरेशन दोस्ती के जरिए भारत पीड़ितों की लगातार मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया सहायता के लिए दोनों की तरफ से सीमा खोलने के लिए सहमत हो गए हैं। बता दें कि इस प्राकृतिक त्रासदी में 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50,000 से ज़्यादा घायलों का इलाज अभी भी जारी है। घायल और बचे हुए लोगों को इस दौरान खराब पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। सऊदी अरब इस साल के अंत में एक अंतरिक्ष मिशन पर अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। स्थानीय मीडिया ने इसे राज्य की अति रूढ़िवादी छवि को सुधारने की दिशा में नया कदम बताया है। अधिकारियों के मुताबिक रेयान बरनावी साथी सऊदी पुरुष अंतरिक्ष यात्री अली अल करनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान शामिल होंगी। एजेंसी ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री AX-2 अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगे और अंतरिक्ष उड़ान US से लॉन्च की जाएगी। तेल समृद्ध सऊदी अरब पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात के नक्शे कदम पर चलेगा, जो 2019 में अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बन गया है। उस समय अंतरिक्ष यात्री हज्जा अल मंसूरी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन बिताए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने व्हाइट हाउस में बैलून मामले में प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि बैलून के पीछे कोई छिपा एजेंडा नहीं था और उनके पास जासूसी करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन हम जासूसी की बात को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। किर्बी ने यह भी माना कि उसके हवाई क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इससे आम लोगों को कोई खतरा नहीं है। ऊपर उड़ने वाले अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट से लोगों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनमें किसी भी तरह के हमले की क्षमता नहीं थी। मारबर्ग वायरस के प्रकोप से इक्वेटोरियल गिनी में 9 लोगों की मौत हो गई है। मारबर्ग वायरल इबोला की तरह घातक रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि एक प्रांत को क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वो अफ्रीका के साथ पश्चिमी तट पर गैबोन और कैमरून की सीमाओं के पास घने जंगल वाले
पूरे क्षेत्र में रक्तस्रावी बुखार के संदिग्ध मामलों के कारणों की जांच कर रही थी। बाद में उन्होंने कहा कि केवल 3 लोगों में ही हल्के लक्षण दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित और रेगुलेट करने के लिए किसी देश का अकेले प्रयास काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत G20 देशों की बैठक के दौरान क्रिप्टो करेंसी पर एक मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के लिए सभी सदस्य देशों से चर्चा करेगा। इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के जोखिम का हवाला देते हुए क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। G20 कृषि कार्यकारी coherent, comprehensive, all countries working together kind of a approach in bringing some regulation into this, whether it is mining, whether it is transacting, and therefore all this is being looked at comprehensively because technologies don't brook any borders. They can get activated in one area where you control, where you're not controlling, as opposed to the area where you're controlling. So we are working together to get a collective SOP on it. हम आपको बता दें कि G20 कृषि कार्यकारी समूह की पहली बैठक सोमवार से मध्य प्रदेश में इंदौर में शुरू हो चुकी है। ये बैठक 15 फरवरी तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 30 देशों के लगभग 90 प्रतिनिधि ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने की घोषणा की है और वो भाग ले रहे हैं। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है: उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना। भारत ने बैठक में विश्वास व्यक्त किया कि G20 शिखर सम्मेलन कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए नए प्रौद्योगिकी समाधान लेकर आएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक और फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराम थंगन ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 14,209,95 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर जोड़ने या मौजूदा कर को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। मुख्यमंत्री ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3,265.69 करोड़ रुपए की पूरक मांगे भी पेश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास नीति SEDP पर जोर दिया गया है और वर्ष 2023-24 के लिए इसमें 595 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने को है। दोनों ही देशों के व्यापार इस युद्ध में काफ़ी प्रभावित भी हो रहे हैं। ऐसे में इस बीच रूस ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन संघर्ष के बाद 2022 में उसके गैस निर्यात में 25% की गिरावट आई है। इसके साथ ही यूरोप में प्रमुख खरीदारों के साथ मॉस्को के संबंध भी खराब हो गए हैं। जबकि तेल व्यापार के संबंध में रूस ने कहा कि उसके तेल निर्यात में 7.6% की वृद्धि हुई है। और बात खेल जगत की। महिला प्रीमियर लीग के लिए 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन का आयोजन किया गया। मुंबई में हुई नीलामी में करीब 450 खिलाड़ियों की बोली लगी। टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना पर सबसे बड़ी बोली लगी। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा। दीप्ति शर्मा दूसरी सबसे महंगी भारतीय प्लेयर रही, जिन्हें 2.6 करोड़ रुपए में यूपी वॉरियर्स ने अपनी टीम में शामिल किया। जेमिमा रॉड्रिक्स को दिल्ली ने 2 करोड़ में खरीदा है। नीलामी में कुल 86 खिलाड़ी सोल्ड हुए, जिनमें 30 विदेशी खिलाड़ी हैं। टीमों द्वारा कुल मिलाकर 59.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आरसीबी, गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस ने 18 खिलाड़ी खरीदे, जबकि मुंबई ने 17 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। वहीं यूपी वॉरियर्स ने 16 खिलाड़ियों को नीलामी में खरीदा। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और बेंगलुरु की टीमें शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में चल रही खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की टीम 14 पदक हासिल कर इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही। टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। स्नोबोर्ड प्रतियोगिता की लड़कियों के वरिष्ठ वर्ग में हिमाचल ने ही बाजी मारी। इस स्पर्धा में हिमाचल की टीम की दीक्षा पहले, पूजा दूसरे और प्रीति तीसरे स्थान पर रही। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित दुबई एग्जीबिशन सेंटर में 14 से 19 फरवरी तक होने वाली बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में भारत अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। साल 2017 में ओपनिंग सेरेमनी के बाद से ये प्रतियोगिता का तीसरा सीजन है। भारत की दिग्गज शटलर पीवी सिंधु अपनी चोट से पूरी तरह से उबर चुकी हैं और वो महिला एकल में भारतीय चुनौती को कोर्ट पर मजबूती देंगी। वहीं पुरुषों के एकल मुकाबले में शीर्ष भारतीय पुरुष शटलर लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणॉय विरोधियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। इस कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण में कुल 17 टीमें खिताब के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाली हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 14 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 14 फरवरी साल 2019 को आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर खौफनाक हमला किया था। इस हमले में 40 जवानों की शहादत हुई और तमाम घायल हुए थे। आज ही के दिन करीब 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2500 जवानों को लेकर जा रही 78 बसों के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को जवानों के बस से जा मारा। इसके बाद हुए भयानक धमाके में करीबी बस के परखच्चे उड़ गए थे। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरे दिल में भी वैसी ही आग है जैसी आपके दिलों में है। सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा। और जल्द ही भारतीय सेना के जाबाज कमांडोज ने दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। तारीख थी 26 फरवरी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर मौजूद कई आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। यूनाइटेड नेशंस सहित दुनिया भर के तमाम देश आतंकवाद से जुड़े इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में आए थे।